और कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। और हालांकि जैसे कि परिपाटी रही है, राजनीतिक मुद्दों को लेकर संसद का ये सत्र भी पूरे तरीके से हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। यहाँ आपको बता दें, इन सब के बीच आज सदन में आर्थिक समीक्षा रखी जाएगी, जिससे ये भी पता चलेगा कि पिछले 1 साल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रही है। यहाँ आपको बता दें कि सप्ताह मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करने जा रही है। ये उनका चौथा बजट होगा और देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, उसके बाद ये दूसरा बजट है। बजट भी ऐसे समय आ रहा है जब तीसरी लहर से जूझ रहा है देश, और काफी सारे लोग, आम से लेकर खास तक, इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो यहाँ आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, वो कौन से ऐसे क्षेत्र है जिसमें ये बजट को लेकर खास उम्मीद लगाई जा रही है। हर आम और खास इससे उम्मीद लगाया बैठा है। तो इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी के साथ। उनके साथ मौजूद रहेंगे विक्रम गुप्ते जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बजट को लेकर अपनी एक्सपर्ट राय हमारे सामने रखेंगे। बजट को लेकर यहाँ पर विश्लेषण किया जाएगा, क्या कुछ आज हो सकता है। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे वो कौन से ऐसे मुद्दे रह सकते हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही है, वो कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं? जी बिल्कुल दीपिका, आपने ठीक कहा कि कोरोना महामारी के बीच ये दूसरा बजट है। और कोरोना के पहले जब इससे पहले वाला बजट पेश हुआ था, उस समय स्वास्थ्य को लेकर कई ऐसी घोषणाएं थी जिसके चलते देश में लोगों को राहत मिली थी। तो इस बार तीसरी लहर के बीच आम बजट पेश होने वाला है। मंगलवार को जो है वो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश करेगी और मोदी सरकार का ये नवा बजट होगा, क्योंकि पिछले 5 बजट और ये चौथा बजट नवा बजट होगा। कई बदलाव किए गए हैं। हमने देखा इन 9 वर्षों में कई बजट को लेकर विशेषकर बदलाव नज़र आए हैं। और उम्मीदों की जहाँ तक बात की जा रही है, तो वहाँ बात सबसे अधिक जो है वो टैक्स में छूट है, ये एक आम रहती है। लेकिन महंगाई जो इस समय हम देख रहे हैं चरम पर पहुंच गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद करेंगे बजट से। हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम गुप्ते जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सर, हमेशा बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें आम जनता को रहती है। इस बार भी बजट को लेकर कई उम्मीदें लेकर बैठे हैं, खासकर कोरोना, क्योंकि पिछले बार भी कोरोना के बीच बजट पेश हुआ था और पहला ऐसा मौका था जब डिजिटली पेश किया गया था, डिजिटल फॉर्म में लोगों को कॉपी भी जो है वो डिजिटल फॉर्म में दी गई थी। इस बार भी वही बदलाव नज़र आएगा, डिजिटल फॉर्म में ही लोगों को मिलेगा। तो क्या उम्मीदें आम जन को है इस बार? प्रवीण जी, इसमें आम जनता से जितना भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, उसमें एक निराशा की भावना है जनता के बीच में। और इस बजट से उन्हें कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक तो महंगाई एक तरफ से बढ़ रही है। वैसे देखा जाए तो हमारे देश का जो फिलॉसफी है वो समाजवाद से कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है, पूंजीवाद की तरफ जा रहा है। अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और उसमें मूल उद्देश्य ये है कि लोग पैसा दें और सुविधाओं का उपभोग करें। बट वो एक पूंजीवादी संस्था है, जो कि हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब हमसे समाजवाद पे चलते आ रहे थे। तो इस बजट से लोगों को उम्मीद तो वैसे नहीं है, कोई खुल के कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन जैसा कि एक टैक्स रेट्स के अंदर कमी चाहते हैं सब लोग, जो महंगाई से सब लोग राहत चाहते हैं, और दूसरा टैक्स जो कानून है उनके तहत एक रैशनलाइजेशन चाहते हैं कि भाई एक, क्योंकि सरकार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तो बात करती है, लेकिन इतना कंप्लायंस व्यापारियों पे आज लाद दिया गया है कि वो अपना बिजनेस छोड़ के कंप्लायंस में ही लग गए हैं। जीएसटी भी एक बड़ा उसमें रहस्य जैसा ही है। जीएसटी आज भी एक रहस्य है। 1 जुलाई 2017 से लगने के बाद भी अभी भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आते हैं। और अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट 1 जनवरी से उन्होंने किया है कि आपको उतना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा जितना कि आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जबकि जब जीएसटी आया था तब उसकी सबसे बड़ी खासियत यही बताई गई थी कि आईटीसी जो है इसकी रीढ़ की हड्डी है, इसका मेरुदंड है इस पूरी कर व्यवस्था का, और उसमें सारे व्यापारियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। बट ऐसा आज होता नहीं दिखाई दे रहा। सर, ये जिस तरह से आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की कि समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ जा रहा है हमारा देश,
तो ऐसे में हमारा जो बजट पिछले इन वर्षों में देखते आ रहे हैं, आप बहुत बारीकी से अध्ययन करते आ रहे हैं, क्या ये बजट कहीं राहत देता नजर आया आपको इससे पहले? नहीं, इसके पहले कहीं राहत ऐसा देते हुए नज़र नहीं आया। आपका कहना बिल्कुल सही है। और मेरा पर्सनली तो मानना ये है कि बजट हमेशा एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आज हमारे देश में बजट पेश करना एक वार्षिक उत्सव हो गया है और हर बार इतने कानून में अमेंडमेंट्स चेंजेस किए जाते हैं जितने कि कई देशों के तो उतने एक्ट भी उतने बड़े नहीं हैं। तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना चाहिए और उसी के हिसाब से काम होना चाहिए ताकि व्यापारियों को या करदाताओं को ये पता रहे कि मेरा आगे आने वाले 5 सालों में कैसा टैक्स प्लानिंग होगा। आज वो कुछ प्लानिंग करता है और अगले साल फिर उसमें अमेंडमेंट्स हो जाते हैं। सर, टैक्स को लेकर सबसे ज़्यादा उम्मीद जो करता है वो जो सैलरी बेस पेड रहता है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसको लगता है कि सैलरी से जो जितना है वो डिडक्ट हो जाता है, तो मुझे उतनी छूट मिलना चाहिए। फिर 80C की छूट जो है उसको लेकर भी कहीं चल रहा है कि 1.5 लाख की लिमिट है, उसको 2 लाख किया जाना चाहिए। क्या मानते हैं इस बार के बजट में कहीं कोई, क्योंकि जिस तरीके से खबरें चलकर आ रही हैं कि इस बार आम जन से सर्वे के माध्यम से पूछा गया है कि क्या चाहिए और उसके बाद हम बजट तैयार कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं कुछ उम्मीद लगती है आपको कि इस बजट में मिलेगा? एटीसी में ज़रूर छूट की कुछ बढ़ने की उम्मीद है। और बेसिकली तो जो स्लैब है टैक्स का, अभी तो 2.5 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता और उसके बाद 5 लाख तक की इनकम पे एक धारा 87(a) के तहत छूट मिलती है। बट उसमें 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 5,10,000 है तो आपको 12,500 रुपये टैक्स देना है। सो वो रैशनलाइजेशन भी चाहिए। सरकारी जो या कर्मचारी वर्ग है उसको हमेशा ये शिकायत होती है कि उसका पूरा जो इनकम है वो पेपर पे है और टैक्स उसका कट जाता है, तो उसका बेसिकली टेक होम पे कम हो जाता है। तो एटीसी की छूट काफ़ी समय से मांगी जा रही है और बहुत कम है वैसे देखा जाए आज के परिप्रेक्ष्य में, तो इसमें संभावना की सुधार की गुंजाइश तो है। दीपिका कुछ जानना चाहते हैं? प्रवीण जी जी, दीपिका जैसे जी। कि आपने कहा था और जैसे कि वाकई में बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जा रहा है और टैक्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, बढ़ती महंगाई की यहाँ हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है एग्री सेक्टर पर बहुत ज़्यादा अब भी निर्भर है। ऐसे में जब हाल ही में मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून जब पारित किए थे और उसके विरोध में किसानों की बड़ी नाराजगी देखने को मिली थी, तो क्या कृषि को इसमें जोड़ा जा रहा है? और इसी बीच में जब उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे चुनावी राज्यों में ये प्रतिरोध जब बहुत कड़ा रहा था, बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था, तो इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ हो सकता है और कृषि को लेकर क्या कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है दीपिका ने। सर, दीपिका जानना चाहती कि कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, 3 कृषि कानून। अभी आने वाले समय में चुनाव है 5 राज्यों में, ये बजट क्या उनको ध्यान में रखते हुए होगा और किसानों को किस तरह के इस बार लाभ मिलने की उम्मीद? किसानों को तो आज पूरा ही लाभ मिल रहा है। उनकी कृषि कर पे, कृषि आय पे आज कोई कर नहीं है। काफ़ी समय से ये भी मांग कर रहे हैं लोग कि जो सीमांत कृषक हैं जिनकी इनकम कम है उनको छोड़ के जो उच्च किसान हैं जिनकी कृषि आय ज़्यादा है या एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा उनके पास ज़मीन है, उन पर टैक्स लगाया जाए। बट कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है उसमें, तो ये सारा कृषि का तो कर योग्य जो भी है वो कर योग्य नहीं है। तो कृषि में तो वैसे कोई उपकरणों और इन सब पर भी छूट की मांग हमेशा रहती है। हाँ, वो तो जीएसटी के अंतर्गत आती है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें कृषि योग्य जो उपकरण हैं और खाद वगैरह चीज़ें हैं इन पे कम से कम टैक्स हो ताकि कृषक को उसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि कितना प्रभाव रहेगा इन 5 राज्यों के चुनाव का बजट? प्रभाव तो जैसे पिछले बजट में भी हमने देखा हर बार कि चुनाव जब भी होते हैं और बजट आता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो होता है, क्योंकि सरकार जनता की इच्छाओं का उस समय ध्यान तो रखती है। और तब जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तब भी ये माना जा रहा था कि बजट बहुत सख्त होगा और धीरे धीरे जब इनका टर्म ख़त्म होगा 18-19 में तब जाके बजट में थोड़ी सुविधाएं मिलेंगी। सर, आपने जिक्र किया कि हमारे यहाँ इतने अमेंडमेंट हो जाते हैं जितने दूसरे देश का एक्ट इतना लंबा। हमने देखा कि पिछली बार भी 3 मिनी बजट आ गए इसमें।
इस बार भी ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि आपको इस बजट में बहुत सारा कुछ ऐसे छुपा के रखा जाएगा जो बाद में मिनी बजट के रूप में सामने आएगा? तो वैसे उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि वैसी अपेक्षाएं भी नहीं होती किसी सरकार से। ये जो भी अगर आप बजट लेके आ रहे हैं तो फिर पूरे साल भर का, एटलीस्ट मैं तो 5 साल की बात कर रहा था, तो कम से कम 1 साल का तो उनको हिसाब रखना चाहिए। जी सर, हाँ, हमने देखा कि मोदी सरकार जब से आई 5 महत्वपूर्ण बड़े बदलाव बजट को लेकर कर दिए गए। पहला बजट में बदलाव किया कि तारीख जो प्रस्तुत करने की तारीख है उसको बदल दिया गया। उसके बाद आम बजट और रेल बजट को एक कर दिया गया, जबकि हमारे यहाँ पहले दोनों क्योंकि रेल बजट का एक अपना वो रहता था कि चार्म रहता था, लोगों को लगता था कि रेल बजट प्रस्तुत होगा हमें, वो एक चार्म ख़त्म सा हो गया। उसके बाद बही खाता जो ब्रीफकेस है वो बही खाते में बदल गया, वो भी चेंज हो गया। हलवा सेरेमनी एक बजट को लेकर एक बड़ी परंपरा थी, वो एक ख़त्म हो गई। क्या ये इन पे आम लोगों का इसका कोई असर दिखता है आपको? नहीं, बेसिकली तो ये सरकार की सहूलियत के लिए है। जो उन्होंने 28 फरवरी से 1 फरवरी डेट किया है वो सरकार की सुविधा के लिए है, और बाकी भी सारे प्रशासनिक ही चेंजेस हैं उसमें। जनता के लिए तो कोई मतलब राहत की या कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, पर डिजिटल किया ही एक अच्छा कदम है, क्योंकि वो पेपर छपना, प्रिंट होना, ये सब और जो प्रोसेस थी वो सबको ख़त्म करके डिजिटल। आज आप देखिए, हम सभी डिजिटल एज की तरफ जा ही रहे हैं। आज हम लोग कंप्यूटर्स पे काम करते हैं। 30 साल पहले जब प्रैक्टिस शुरू की थी तब जो बही खाते होते थे वो आज हट गए हैं, उनकी जगह कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। सो ये एक पूरा बदलाव तो है ही, पूरा विश्व ही डिजिटल प्रवीण जी। होता जा रहा है। हमेशा। जी प्रवीण जी जी, रेल जी बजट की दीपिका। यहाँ पर आपने बात कही थी। आम बजट और रेल बजट को यहाँ पर मिला दिया गया और मोदी सरकार के आने के बाद ये जी नवाचार किया गया, और जैसा कि आपने बताया वाकई में चार्म खत्म हो गया है, जी क्योंकि कई सारे लोगों को ये रेल बजट का बेसब्री से इंतजार रहता था कि इस बार कौन सी नई ट्रेन चलने वाली है, कहाँ बिल्कुल ठीक नई किया। रेलवे लाइन बनने वाली है, कैसे विकास होने वाला है रेलवे का। लेकिन अब इन सब बातों को लेकर संसद में ऐलान नहीं होता, और लेकिन इसके बावजूद भी हर साल सरकार कुछ नई ट्रेनें चलाती है। हालांकि हमने जब जब से कोरोना काल आया है पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय रेलवे के इतिहास में कि रेलों के चक्के थम गए थे यहाँ पर, और जी 2020-21 में कोई बिल्कुल। नई ट्रेन भी नहीं चली थी। लेकिन फिर भी कितनी नई ट्रेनें इस कोरोना काल के दौरान शुरू की गई है, और क्या कुछ नई ट्रेनें अब चलने वाली है, क्या कुछ नया रेलवे बजट को लेकर होने वाला है, ये भी जानना चाहेंगे हम। जी सर, हमने देखा कोरोना काल के दौरान सब कुछ थम सा गया था। पहली बार इतिहास में रेल के चक्के भी थमे। ट्रेनें पिछले बजट में भी हमको नई नहीं मिली। क्या इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ नई ट्रेनें, कुछ यात्रियों की सुविधाएं, कुछ इस तरह की कुछ उम्मीदें कर सकते हैं? हाँ, यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेन्स का तो उतना मुझे नहीं लगता, लेकिन जो पुरानी ट्रेनें बंद पड़ी हैं या जो रेल भाड़े और यात्री भाड़े में जो पहले हर साल बढ़ोतरी हो जाती थी, उसको अभी धीरे धीरे रैशनलाइजेशन करते जा रहे हैं। रेलवे स्टेशंस भी प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं ताकि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले। और बाकी तो इसमें ऐसा माल भाड़े पे ज़रूर कुछ सुविधा मिल सकती है। सर, आपने कहा जिस तरीके से पूंजीवाद की तरफ जा रहा है, हम लगातार जो है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं। हमने देखा विमानतल प्राइवेटाइजेशन हो गए, रेलवे स्टेशन प्राइवेटाइजेशन हो गए। क्या और देखने को मिल सकता है हमें प्राइवेटाइजेशन? नहीं, अगर आप बाहर के देशों में देखें तो वहाँ पे सरकार का मेन काम है एडमिनिस्ट्रेशन, टू गवर्न। या वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक वो प्रोवाइड करते हैं और बाकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्राइवेट ऑपरेटर्स देते हैं। तो उसी दिशा में मेरा मानना ये है कि भारत में भी वो सब चीज़ें धीरे धीरे आएंगी। आज आप टोल टैक्स दे रहे हैं, आप एयरपोर्ट पर टैक्स दे रहे हैं, रेलवे स्टेशंस प्राइवेटाइज हो रहे हैं, मोबाइल आपका टेलीफोन ये हो गया है, प्राइवेटाइज हो गया है, प्राइवेट कंपनियां हैं। तो सरकार का एक मानना ये है कि जितनी प्राइवेटाइजेशन होगी उतना कंपटीशन बढ़ेगा, सुविधाओं का, सेवाओं का स्तर बढ़ेगा। लेकिन उसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आज देश की हमारी 70% जनता गाँव में होती है, उनके पास उतने साधन नहीं होते, उनकी उतनी आय नहीं होती। तो कितना पैसा वो दे के इन सुविधाओं का उपभोग कर सकेंगे,
वो एक देखने लायक। हमने वर्षों ऐसा उपयोग किया कि सरकारी कि शायद यहाँ से मऊ जाने का हमें 5 रुपये टिकट, और उसके बाद अगर प्राइवेटाइजेशन की बात होती है और यही मऊ का टिकट अगर हमें 50 रुपये में मिलता है तो हमें वो सुविधा जो है वो भले ही अच्छी हो लेकिन उपभोग करने में परेशानी होगी। बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए ये है कि आपकी आय भी उस हिसाब से अनुमानित अगर बढ़े तो फिर उसी अनुपात में अगर बढ़ती है तो ही प्रवीण आप जी। उसका सुविधाओं का उपयोग ले पाएंगे। अगर आय बढ़ नहीं रही है, पर कैपिटा इनकम देश की कम है और अगर वो खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो फिर लोगों को ये लगेगा कि महंगाई बढ़ रही है। सर लेकिन हमने देखा पिछली बार स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा फोकस किया गया था, आ, रक्षा पर फोकस किया गया था। इस बार भी वैसे ही कुछ है कि स्वास्थ्य और रक्षा जो है वो फोकस में रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, क्योंकि इस सरकार का प्राथमिकता यही है, रक्षा और स्वास्थ्य। और जितना अच्छा वैक्सीनेशन हमारे देश में हुआ है वैसा बाहर की प्रतिशत आबादी जो है वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो गई है। बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए जो भी पैसा सरकार ने लगाया है वो कहीं ना कहीं से तो उन्होंने लिया ही है, कर के रूप में संग्रहित किया है। लेकिन इसी और लास्ट टाइम जैसे कोरोना का आपने बताया कि जो कोरोना में जिनका निधन हुआ था पिछले साल, उनको भी इनकम टैक्स में काफ़ी, उनको और उनके परिवार को काफ़ी छूट दी गई थी। तो सरकार इस दिशा में वापस से प्रयत्न करती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। प्रवीण जी, बढ़ती महंगाई की हम बात कर चुके हैं, एग्री सेक्टर की हमने बात की है और कहीं ना कहीं चुनावों का प्रभाव इस बजट पर पड़ता हमें दिखाई देने वाला है। किसानों की परेशानियों पर इस बजट में बात की जा सकती है। आपने बात की स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी कुछ काम किया गया कोरोना काल के दौरान। रेलवे की हमने बात की है, लेकिन अगर बात करें डिफेंस की, बढ़ते खतरे की तरफ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हालांकि रक्षा और डिफेंस को लेकर जिस तरीके से काम किया गया है इस सरकार द्वारा, राफेल की खरीदी की गई और काफी सारी चीजें बहुत विशेष ध्यान दिया गया और एक कहीं ना कहीं बजट बढ़ाया गया रक्षा को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? और इसके साथ ही यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट लेके आए प्रधानमंत्री मोदी, रोजगार सृजन को लेकर भी क्या किसी तरीके से? रक्षा पे इस बार जैसे मैंने आपसे प्रश्न किया स्वास्थ्य को लेकर और रक्षा को लेकर, तो क्या इस बार स्वास्थ्य थोड़ा सा पीछे रहेगा, रक्षा आगे को ज़्यादा फोकस रखा जाएगा? क्योंकि पिछले कुछ समय से जो हालात हम देख रहे हैं, खासकर चीन की बॉर्डर पर जो हालात देख रहे हैं, उसके बाद स्थिति में कुछ परिवर्तन दिखेगा आपको बजट को लेकर? बजट को लेके मतलब कौन पहले नंबर पर रहेगा, कौन दूसरे नंबर पर रहेगा, ये कहना तो मुश्किल रहता है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता दोनों ही है और कोरोना काल को देखते हुए हेल्थ सर्विसेज पर सरकार का फोकस रहेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि पहले अगर हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे तभी तो हम बाहर के किसी शत्रु से लड़ पाएंगे। सर हम देखते हैं कि बजट जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से महंगाई और उसको प्रभावित करता है कि कम होगी या ज़्यादा होगी, बजट के बाद ही बहुत कुछ तय हो जाता है। क्योंकि बजट के शुरुआती भाषण के बाद ही हम देखते हैं शेयर बाज़ार या तो धड़ाम से गिरते हैं या फिर ऐसा ऊंचाई को छूते हैं जो आज तक नहीं हो पाई। तो बड़ा अहम रोल है इसको लेकर। आप क्या मानते हैं आने वाला 1 वर्ष हम कैसा देख पाएंगे इस बजट के बाद? शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट पूरी तरह से आपके जो कहते हैं कि भावनाओं पे चलता है, इमोशंस पे चलता है। कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़रूर बेसिक चीज़ों को देखते हैं, लेकिन बाकी का पूरा शेयर मार्केट भावनाओं पे, इमोशंस पे चलता है। सो बजट में जैसी छूट मिलेगी, इंडस्ट्रीज़ को राहत मिलेगी, तो आपका शेयर मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर वहाँ पे ऐसा लगता है कि बजट से कोई किसी को उम्मीद नहीं हो रही है तो फिर शेयर मार्केट गिर जाता है। सर आपने बात की इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को खास क्या इस समय क्या देखते हैं आप सिनेरियो की, इंडस्ट्री क्या चाहती है सरकार से? सबसे पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ वो ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कंप्लायंसेस की कॉस्ट कम हो, और दूसरा जो कर के कानून हैं उनमें ऐसी सरलीकरण की योजना रहे ताकि एक व्यापारी या बिजनेसमैन, इंडस्ट्री उसको कंप्लाई कर सके। हम आत्मनिर्भर की भारत की बात करते हैं, ऐसे में हमारी इंडस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा कंपटीशन सीधे चीन से, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 40 से 50% जो है सामान, ऐसा सामान जो बाहर से ही हम लेते हैं। इस तरीके से चाइना से कंपटीशन है। कहा गया कि कोरोना के बाद चाइना में कई इंडस्ट्रीज़ पूरी तरीके से बंद हो गई, तो उसका लाभ हमें मिलेगा। तो क्या कुछ ऐसे प्रावधान हो सकते हैं
बजट के दौरान कि जो इंडस्ट्रीज़ को, खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को और अपलिफ्ट कर सके? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी जैसे वो एमएसएमई एक्ट लेके आए थे, उन्होंने उनके भुगतान के लिए एक तय कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उतना लाभ उनको नहीं हुआ है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उन इसको। बाकी इंफ्रा तो काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें पता चली है इस बजट को लेकर। जिस तरीके से विश्लेषण किया गया है, हमारे मेहमान विक्रम गुप्ते द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने हमें बताया है, कई सारे मुद्दों पर बात की है बजट को लेकर। और आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, आर्थिक सर्वे पेश करेंगे और 1 फरवरी 2022 मंगलवार को देश का बजट पेश किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी और जहां तक पूरी संभावना जताई जा रही है कि राजनीतिक मुद्दों को लेकर संसद का ये सत्र हंगामेदार रहने वाला है। और इन सब के बीच आज सदन में आर्थिक समीक्षा रखी जाएगी, जिससे ये पता चलेगा कि पिछले 1 साल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था की क्या कुछ स्थिति रही है। यहाँ आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद ये दूसरा बजट है। बजट ऐसे समय आ रहा है जब देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, तो इस कारण आम से लेकर खास तक हर किसी को इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें हैं। बढ़ती महंगाई, कृषि सेक्टर, किसानों की परेशानियां, आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस और टैक्स, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया जा रहा है। तो क्या ये बजट राहत का डोज देगा इस कोरोना महामारी, बढ़ती महंगाई के बीच? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल डीजीआना न्यूज पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।